दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। अभी 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का कैप्शन था कि क्या राहुल गांधी जी को ट्यूशन लेना चाहिए। अब यह एक क्वेश्चन नहीं है, अब क्या नहीं है, अब यह एक फाइनल बात है कि राहुल जी को ट्यूशन ज़रूर लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। पिछली वीडियो को आपने जितनी तरह से समर्थन दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुनः इसे अपना समर्थन देंगे। देखिए, अभी इस समय जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो राहुल जी लंदन गए हैं। लंदन में वो आइडियाज़ फॉर इंडिया नाम के एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए हैं। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस का नाम आइडियाज़ फॉर इंडिया नहीं, बल्कि आइडियाज़ अगेंस्ट इंडिया होना चाहिए। राहुल जी ने यहाँ बहुत सारी बात कही है, उसमें से केवल 4 बात मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा, और उसमें से जो सबसे अधिक खतरनाक बात उन्होंने कही है उसे मैं सबसे लास्ट में कहूँगा। राहुल जी ने कहा है इस कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हो रहा है, आज हुआ, उसमें उन्होंने कहा, पहली बात तो यह कि आज भारत की सभी प्रमुख संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है, डीप स्टेट का कब्जा है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, डीप स्टेट इस वर्ड से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अधिकांश लोग अपरिचित होंगे। हिंदुस्तान के अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोगों को भी यह मालूम नहीं होगा कि डीप स्टेट का क्या मतलब होता है। तो फिलहाल डीप स्टेट को छोड़ दीजिए। उनका कहना है, उनका आरोप है राहुल गांधी जी का कि आरएसएस ने हिंदुस्तान की सभी प्रमुख संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आरएसएस का आदमी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस हैं? क्या आरएसएस के आदमी आर्मी के चीफ हैं? क्या आरएसएस के आदमी कंट्रोलर जनरल हैं? क्या आरएसएस के आदमी विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख हैं? क्या विभिन्न प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो आरएसएस के आदमी हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त आरएसएस के आदमी हैं? क्या ये सब आरएसएस ने नियुक्त किया है? इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो पिछले 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से ये सभी लोग सरकार की सेवा में किसी न किसी प्रकार के थे? तो ये अचानक से आरएसएस के लोग कैसे हो गए? अब आरएसएस का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, यह तो कहा जा सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि आरएसएस का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आरएसएस का व्यक्ति राष्ट्रपति है, आरएसएस का व्यक्ति उपराष्ट्रपति है, आरएसएस का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस ने ज़बरदस्ती नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है, या ज़बरदस्ती आरएसएस ने लोकसभा स्पीकर को स्पीकर बना दिया है, या आरएसएस ने ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बना दिया है? जनता के वोट से ये लोग अपने अपने पदों पर हैं। आरएसएस उनके पक्ष में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस उनके पक्ष में काम कर सकता है, आरएसएस उनके पक्ष में जनता में प्रचार कर सकता है, लेकिन आरएसएस उनको उनकी कुर्सी पर बैठा नहीं सकता है। अब राहुल गांधी जी का यह आरोप कितना गलत है, आप खुद सोचिए। राहुल जी ने जो दूसरी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि भारत, जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि इंडिया है, भारत है, और भारत में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, कश्मीर है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बंगाल है। इस तरह हम लोग समझते हैं कि ये सभी भारत के पार्ट हैं। राहुल जी ने कहा है कि नहीं, ये गलत है। अब सोच लीजिए, आश्चर्य करेंगे आप इस बात पर। राहुल जी ने कहा है कि नहीं, ये गलत है। राहुल गांधी जी ने कहा कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, यानी तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, उड़ीसा है, और इन सब लोगों ने मिलकर रजामंदी पूर्वक, आपस में सहमति पूर्वक भारत बनाया है। अब कैसी बेतुकी बात है यह।
ये भारत का जो इतिहास रहा है आज तक का, उस इतिहास से जो बिल्कुल व्यक्ति अनजान हो वही आदमी ऐसी बात कह सकता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सब ने मिलकर भारत बनाया है। इन सबों की रजामंदी से, इन सबों की सहमति से, इन सबों के एग्रीमेंट से भारत बना है। यह कहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास से और हिंदुस्तान की परंपरा से बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल अपरिचित है। यह कहने में कोई संकोच नहीं किया जा सकता। अब जो तीसरी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा है कि आज भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो गई है। अब सोच लीजिए, अभी आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीलंका में काफ़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश हुआ है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री को जनता के आक्रोश के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। श्रीलंका में बिजली नहीं मिल रही है, दवा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। ये सारी हालत श्रीलंका की है। क्या ऐसी ही हालत हिंदुस्तान की है? उनका तो यही कहना है। राजीव गांधी जी का तो कहना यही है कि ऐसी ही हालत हिंदुस्तान की है। अब अगर ऐसी ही हालत हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान में वैसा जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान में जनता लगातार नरेंद्र मोदी जी को, लगातार भारत सरकार को समर्थन कैसे कर रही है? हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्रायः हर चुनाव में जीत कैसे जाते हैं? और पूरी दुनिया का जो भी प्रमुख देश है, पूरी दुनिया का जो भी मेन कंट्रीज़ हैं, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये सभी देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, ये सभी देश आज भारत की दोस्ती क्यों चाहते हैं? आज क्यों भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ सम्मानपूर्वक बुलाते हैं और यहाँ वो लोग सम्मानपूर्वक आते हैं? और सबसे बड़ी बात कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका की जनता, श्रीलंका की सेना, श्रीलंका के सेलिब्रिटी, ये सभी आज भारत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आज वो भारत को रोज़ सुबह शाम थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? भारत ने एक ऐसे समय में श्रीलंका को मदद किया है जिस समय श्रीलंका कंगाल होने की स्थिति में है। उस समय में श्रीलंका को भारत ने लगातार पैसा दिया, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, दवा दी और अन्य प्रकार से मदद किया गया भारत के द्वारा। तो भारत की तुलना जो समूची दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो समूची दुनिया के 4-5 सुपर पावर में से एक है, उसकी तुलना श्रीलंका से वही व्यक्ति कर सकता है जो दुनिया के हालात से अनजान है, जो भारत के हालात से अनजान है, जो जनता की भावनाओं से बिल्कुल दूर है। वैसा ही व्यक्ति श्रीलंका के और भारत की तुलना कर सकता है। अब एक और बात सोचिए कि श्रीलंका से भारत की तुलना करने के पीछे वे शायद इस बात को भूल गए हैं कि श्रीलंका की आज जो हालत है वह क्यों है। मैं लगे हाथ इस बात को बता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका की आज जो हालत है, उस हालत के पीछे जो कई कारण हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के कई मंत्री, ये सभी के सभी केवल एक ही परिवार से हैं। पिछले 20-25 वर्षों से श्रीलंका पर एक ही परिवार के लोगों का राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, सभी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में एक ही परिवार के लोगों का श्रीलंका में शासन है। शायद उसी का नतीजा है कि श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब है। इसीलिए भारत में भी वंशवाद की वह परंपरा, वंशवाद की उस परंपरा से भारत अब दूर जा रहा है और शायद इसीलिए इनको बेचैनी है। और श्रीलंका की हालत से उन्होंने भारत की हालत की क्यों तुलना कर दी? उनके मन में शायद यह सपना चल रहा होगा कि जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ जाए और मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं। ऐसा उन्होंने दिन में ही सपना देखना स्टार्ट कर दिया है। और अंत में
जो सबसे खतरनाक बात उन्होंने कही है उसके बारे में ज़रा आप गौर से सोचिएगा। उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी ने और केंद्र की सरकार ने पूरे देश में किरासन तेल डाल दिया है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। अब वो देश के कितने बड़े हितैषी हैं, उनके इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाइए कि वो आदमी कह रहे हैं कि पूरे देश में सरकार ने और बीजेपी ने किरासन तेल छिड़क दिया है जिसमें मात्र एक चिंगारी मारने की ज़रूरत है। यानी वो कुछ लोगों को कह रहे हैं कि इस देश में आग लगा दो, या वो स्वयं अपनी को ही कह रहे हैं कि इस देश में मैं आग लगा दूंगा। ये किरासन तेल और चिंगारी जैसे वर्ड्स का यूज़ करना, और वो भी विदेश में जाकर, लंदन में जाकर इस वर्ड्स का यूज़ करना, ये कितना खतरनाक है और कितनी दूषित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को ट्यूशन की ज़रूरत अवश्य है, और जिस कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेने गए हैं वो देश के द्रोहियों द्वारा बुलाया गया एक कॉन्फ्रेंस है। इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस का नाम आइडियाज़ फॉर इंडिया नहीं, आइडियाज़ अगेंस्ट इंडिया है, जिसमें भाग लेकर राहुल गांधी जी ने देश के प्रति अपराध किया है। और आप सभी इस संबंध को ज़्यादा से ज़्यादा इस संबंध में जागरूकता फैलाएं और राहुल गांधी जी के सही चरित्र को लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।